नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। मैं हूं नेहा शुक्ला। भारत में इन दिनों सरोगेसी कानून को लेकर विवाद चल रहा है, बहस चल रही है। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ है दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री नयनतारा और उनके पति विघ्नेश शिवन के जुड़वा बच्चों की जानकारी से। जैसे ही इस कपल ने अपने जुड़वा बच्चों के जन्म की घोषणा की, जानकारी दी, इस पर एक विवाद छिड़ गया कि क्या उन्होंने सरोगेसी कानून तोड़ा है। और साथ ही बहस होने लगी कि क्या जो भारत का सरोगेसी कानून है ये पर्याप्त है, संतान का जो अधिकार देश के नागरिक को मिलना चाहिए उसके लिए ये कानून सही है, इसके जो प्रावधान है वो उचित हैं, क्या इसमें कमियां नहीं हैं। इन सभी सवालों को और इस विवाद को समझने के लिए सरोगेसी कानून क्या है, क्या ये अपर्याप्त प्रावधानों के साथ लाया गया है, विवाद कहाँ से शुरू हुआ, इन सभी बातों को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रीटा कोहली। आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रीटा जी। आप लंबे समय से सीनियर एडवोकेट के रूप में देश की सेवा कर रही हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए लंबे समय से आवाज़ उठाती रही हैं। पंजाब के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल की भूमिका भी लंबे समय तक 17 सालों तक निभाई है। तो एक लंबा अनुभव कानून के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में भी आपका रहा है। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका। शुक्रिया। और सरोगेसी कानून जो है मैम, क्या ये उचित प्रावधानों के साथ नहीं लाया गया? 2021 में इसमें अमेंडमेंट्स हुए थे, लेकिन कई ऐसे मौके आए हैं जब इस कानून पर सवाल उठाए गए हैं। और नयनतारा से शुरू करना चाहूँगी और उनके पति के जो जुड़वा बच्चे हुए उनसे जो विवाद शुरू हुआ कि क्या उन्होंने कानून तोड़ा है, उस विवाद को किस तरह से देखती हैं आप? उसके बाद जो बहस शुरू हुई उस पर बात पर आएंगे। देखिए, जो इनकी अगर हम बात करें एक सेलिब्रिटी कपल की, तो मुझे लगता है कि ये विवाद कुछ अनकॉल्ड फॉर था, अननेसेसरी था, इसकी ज़रूरत नहीं थी जी। शायद जस्ट बिकॉज वो एक सेलिब्रिटी कपल हैं और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि उनके सरोगेसी से ट्विंस हुए हैं, जुड़वा बच्चे हुए हैं, तो वो एक अनकॉल्ड फॉर कंट्रोवर्सी हो गई। और वैसे भी हम देखें कि दक्षिण भारत, वो तमिलनाडु स्टेट से आते हैं, वो एक बहुत ट्रेडिशनल स्टेट्स हैं। तो और ये मुद्दा भी कुछ ऐसा है कि उस स्टेट तक ना रख के अगर हम अपने ही माइंडसेट की बात करें, हमारी इंडियन मेंटालिटी, हमारी भारतीय सभ्यता, सो उस सब के लिए शायद लोगों को इसको समझने में, इसको एक्सेप्ट करने में टाइम भी लग रहा है। और यही एक वजह भी रही है कि ये एक्ट बहुत धीरे धीरे आया, पहले बहुत फ्लॉज के साथ आया, फिर अब कोर्ट्स की इंटरवेंशन जब से ये आया था 2008 से भी कोर्ट्स केसेस चल रहे हैं, केसेस सुप्रीम कोर्ट तक गए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें इसमें देखने की ज़रूरत है, नई रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा मुद्दा और ऐसा विषय है जो एक बड की तरह है, बड में की फॉर्म में लेजिस्लेचर ने दे दिया, उसकी अनफोल्डिंग ऑफ द बड होगी एज पर दी रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे सोसाइटी में जैसे जैसे मुद्दे आते जाएंगे या कोर्ट की इंटरवेंशन हो रही है, उस तरह से हम इवॉल्व हो रहे हैं। ये लॉ एक इवॉल्विंग लॉ है, इसीलिए इसको सोसाइटी में भी शायद एक्सेप्ट करने में भी टाइम लग रहा है और लगा भी है। तो इसीलिए आई थिंक कोई भी बोलेगा तो एक बार वो कंट्रोवर्सी होती है, बट इस केस में भी अगर आप देखें, ये सेलिब्रिटी कपल का पूरा इन्वेस्टिगेट करके उन्होंने पाया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, सारा लॉ फॉलो किया है। हाँ, बट उनकी शादी को 3 महीने से कुछ ही वक्त ज़्यादा हुआ था और उन्होंने जुड़वा बच्चों की घोषणा की। और कानून कहता है कि मैरिड कपल ही कैन ऑप्ट फॉर दिस सरोगेसी। नहीं, बिल्कुल ठीक है, कानून कहता है कि सिर्फ मैरिड कपल, उनकी शादी हो गई और उन्हें अगर इमीडिएटली आफ्टर मैरिज कोई मेडिकल एक्सपर्ट या डॉक्टर ये सलाह देता है कि वो उनके अपने बच्चे नहीं हो सकते और उन्हें इस तरह से ही बच्चे आर्टिफिशियल वे से लेने पड़ेंगे, तो उसमें कोई गलत नहीं है। और वो ये एक्ट भी प्रोवाइड करता है, ये एक्ट एक मैरिड कपल को बिल्कुल राइट देता है कि वो सरोगेसी से बच्चा ले सकता है, प्रोवाइडेड कि वो सारी उसके, जैसे आपने कहा, प्रावधान को फॉलो करेगा, सेक्शंस को फॉलो करे, लॉ को फॉलो करे, तो वो बिल्कुल ले सकता है। सेलिब्रिटी से ही कंटिन्यू करना चाहूँगी कि भारत में ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि सरोगेसी का जो रास्ता अपनाते हैं। करण जौहर हैं, शिल्पा शेट्टी हैं, ऐसे कई नाम मैं गिना सकती हूँ जिन्होंने सरोगेसी को अपनाया है।
और लेकिन कमर्शियल सरोगेसी को बैन किया जाना, इसे कितना उचित मानती हैं आप? मैं आपके इस सवाल का दो अलग अलग रूपों में जवाब दूंगी। पहला, आपने कहा शिल्पा शेट्टी सरोगेसी। अगर हम सिर्फ इतनी बात करें, शिल्पा शेट्टी मैरिड हैं, सरोगेसी उनको अलाउ करता है। वो सरोगेसी प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स, अगर उन्होंने, हम नहीं जानते उन्होंने कितना फॉलो किया, बट अगर उन्होंने सारा लॉ फॉलो किया सरोगेसी एक्ट के अंडर, दैट्स अ वैलिड सरोगेसी। करण जौहर कहीं से भी सरोगेसी एक्ट के अंडर वो उसका बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरोगेसी एक्ट सिर्फ अलाउ करता है मैरिड कपल्स को। करण जौहर में भी ट्राई करे कि आर्टिफिशियली वो जो असिस्टेड रिप्रोडक्शन वाला लेके या जिस तरह से भी, हम उनके उस पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे, पर मैंने इसीलिए कहा कि इनको अलग अलग कर दे। ये दोनों बिल्कुल एक लॉ के हिसाब से दे स्टैंड वेरी वेरी डिफरेंटली। जहाँ तक कमर्शियल सरोगेसी का सवाल है, कमर्शियल सरोगेसी एज पर सरोगेसी रेगुलेशंस जो हमारी 2021 की है, उसमें कंप्लीटली बैंड है। अब बैंड इसलिए है क्योंकि बिल्कुल जैसे सरोगेसी शुरू में आई थी तब ऐसा बैन नहीं था, और इंडिया में सबको एक बार लगा कि शायद पूरी दुनिया को लगा, भारत में तो लोगों को पता नहीं था, पर दुनिया को लगा जैसे फ्लड गेट्स खुल गए, अब तो यहाँ बहुत आराम से आओ, रेंट अ वोम का वो एक कॉन्सेप्ट ही शुरू हो गया कि स्पेशली पुअर स्टेट्स में कि रेंट अ वोम, बच्चा पैदा करो, बच्चा लो और चले जाओ। तो हमने देखा कि कई जगह पे विमेन का एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ, और वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया। वो मुद्दे कई जगह पार्लियामेंट में उठे कि इसमें लॉ में चेंज करने की जरूरत है। तो हमारे कंट्री में एक चीज है कि हम जब लॉ पे आते हैं तो हमारे बहुत नी जर्क रिएक्शन हो जाते हैं, हम एकदम रिएक्ट करते हैं, ओ हो एक्सप्लॉयटेशन हो गई, दरवाजे बंद कर दो। सो हमने जो नई अमेंडमेंट करके हम लेके आए, हमने कहा कमर्शियल कंप्लीटली बैंड। अब इट्स क्वाइट अ डिबेटेबल इशू कि कमर्शियल बैन करना सही है या गलत है। डिबेटेबल तो है, आई मे नॉट, मैं खुद भी शायद इस पे पूरी तरह सहमत ना हूं, बिकॉज मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक पैट्रियार्कल सोसाइटी का एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है। किसी भी चीज को अगर आप चाहते हो एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो हम उसकी रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग करें, हम उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन को देखें, ना कि हम दरवाजा बंद कर दें। राइट क्योंकि सरोगेसी एक्ट आज भी इंडिपेंडेंट विमेन, अनमैरिड विमेन, अनमैरिड मैन, लिव इन रिलेशनशिप, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक रिकॉग्नाइज कर चुकी, आप उनको बच्चा नहीं लेने देंगे? ये कहाँ का, ये तो मजाक हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 20 साल से लिव इन में हैं, यू आर एज गुड एज अ मैरिड कपल, और उस लेडी को सारे वही राइट हैं जो एक लीगली वेडेड वाइफ को होते हैं। सरोगेसी एक्ट के अंडर आप कहते हो नहीं जी आप तो ले नहीं सकते। सो उसमें बहुत सारे डिबेटेबल इश्यूज हैं। सो मैं उन पे भी शायद ना सहमत हूँ, और अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, मैं शायद कमर्शलाइजेशन पे भी ना सहमत हूँ, बिकॉज बहुत सारी औरतों के लिए शायद ये एक उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को उनकी अपवर्ड मूवमेंट हो सकती है, उसके लिए व्हाई नॉट, अगर इफ शी कैन रेंट हर वूम एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। मैं वही कह रही हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद ये सुन के डाइजेस्ट ना हो, तभी मैंने कहा कि बहुत डिबेटेबल है, पर इसको बिल्कुल पैट्रियार्कल कॉन्सेप्ट से ना देख के कि ये सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन होगी। ओके, बहुत चीजों में एक्सप्लॉयटेशन हर औरत की घर में होती है, डोमेस्टिक वायलेंस में। हम लॉ नहीं बनाते क्या उसके? हम लॉ बना के उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, ना कि हम दरवाजा बंद कर दें। आज तक हम कभी आदमियों के हाथ बंद कर पाए कि ये मारना बंद हो जाएगा? मारना बंद नहीं होता। हम सिर्फ लॉ स्ट्रिंग ला सकते हैं, अगर आप करोगे तो ये ऑफेंस का ये पनिशमेंट होगा। सेम यहाँ करो, इसको खुला रखो, ऑफेंस करोगे तो पनिशमेंट स्ट्रिक्ट रखो। राइट। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, चर्चा द ट्रूथ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और कुछ और सवाल रीटा कोहली से उसके जवाब ढूंढेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ, और आज चर्चा का विषय है सरोगेसी कानून भारत का। रीटा कोहली सीनियर एडवोकेट हमारे साथ बनी हुई हैं, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। रीटा जी, आपकी बातों से ही करण जौहर से शुरू करना चाहूँगी। आपने कहा कि करण जौहर एलिजिबल नहीं है इस लॉ के तहत, लेकिन क्यों नहीं है? देश का जो कानून है, संविधान हर नागरिक को बराबरी का हक देता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो ये पुरुष क्यों इससे वंचित रह जाए? इसका भी मैं जवाब एक सीनियर एडवोकेट देगी और एक रीटा कोहली सोशल एक्टिविस्ट देगी। तो जो तो सीनियर एडवोकेट है उसने आपको कहा कि ये
सरोगेसी रेगुलेशंस एक्ट के अंडर नहीं है, बिकॉज सरोगेसी एक्ट एज पर लॉ ओनली अ मैरिड कपल इज एलिजिबल फॉर अ सरोगेट चाइल्ड। सो उस हिसाब से तो ये बिल्कुल उससे बाहर है। अब अगर मैं अपने रोल सोशल एक्टिविस्ट में आऊं तो मैं कहूंगी कि अगर हरेक को इस देश में, हमारा अगर हम अपना संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ गिव्स मी अ कंप्लीट बिग कैनवस ऑफ लाइफ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू डिसाइड माई ओन लाइफ, राइट टू डिसाइड इफ आई वांट टू हैव अ चाइल्ड और नॉट। सो ये हर एक सिटीजन के लिए, जैसे आपने कहा, बिल्कुल बराबर है भी, और शायद एक्ट हमें इवॉल्व करना पड़ेगा उसको वहां तक लाने के लिए। करण जौहर आज बाहर है क्योंकि एक्ट अभी आया है। जैसे जैसे एक्ट इवॉल्व होगा, बहुत सारे करण जौहर और उनके बच्चे, जब इट्स नॉट ओनली अबाउट कि करण जौहर का राइट या करण जौहर जैसे सिंगल मेन का राइट है, सिंगल पुरुषों का राइट है टू हैव अ चाइल्ड, ये उन बच्चों के लिए भी, क्योंकि जब तक आप उसको राइट नहीं दे रहे टू हैव अ लेजिटिमेट चाइल्ड, तो आप चाइल्ड के राइट्स को भी दबा दोगे ना, फिर वो बच्चा अपने राइट्स कहाँ से लेगा? तो कहीं ना कहीं इट्स अ लॉन्ग डिबेट, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगी, बधाई दूंगी कि आपने इतने अच्छे मुद्दे को चुना, बिकॉज इसमें से बहुत से मुद्दे निकलने वाले हैं। विमेन के राइट्स की बात आएगी, विमेन का अपना राइट अपनी बॉडी पे, आदमी का राइट टू पेरेंटहुड, औरत का, सिंगल विमेन का राइट टू पेरेंटहुड, बच्चों के राइट्स ऐसो में। तो आई थिंक अभी तो हमारी बहुत नेसेंट स्टेज है, वो कहते हैं ना, हम तो टॉडलर हैं, अभी बच्चों की तरह क्रॉल करना सीख रहे हैं, बट यस, ये ब्लूम करके बहुत अच्छा बन सकता है, और शायद इंडिया के लिए ये फ्लडगेट्स एक तरह से फिर से खोलेगा हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी, बिकॉज ये बहुत सारा मेडिकल टूरिज्म इंडिया में ला सकता है। कई देश, आप अमेरिका जैसे देश की बात करिए, उनके पास सरोगेसी पे लॉ नहीं है। बहुत सारे देशों ने बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, कंट्रीज लाइक इजराइल, रशिया, आई वाज रीडिंग देयर लॉज, दे हैव स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस। सो आई थिंक यहाँ हम जैसे जैसे इवॉल्व होते जाएंगे, डिबेट होगी और डिबेट होगी, शायद हम कमर्शियल, अब औरत घर में अगर काम करे तो उसके काम की कोई वैल्यू नहीं, वो दूसरे के घर में काम करे तो वो जाके पैसे कमा सकती है। अब तो ये, इसका मतलब तो ये हुआ, घर में बच्चे पैदा करे कोई पैसा नहीं, दूसरे के बच्चे पैदा कर लो, पैसे बना लो। इसको आप उससे अलग नहीं कर सकते ना। इट्स ओनली माई राइट ऑन माई बॉडी। इफ आई वॉन्ट टू गिव माई टाइम, मैं दूसरों का घर साफ करके या उनके कपड़े धो के उनके लिए एक डोमेस्टिक हेल्प बन के पैसे कमा सकती हूँ, तो मैं यहाँ क्यों नहीं कमा सकती? ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट आने वाली है। सो आई थिंक हमें वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन ऑल एंगल्स कि ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इसीलिए मैं कहूंगी कि इसको हम टच बहुत स्लोली कर रहे हैं, और मैं तभी कहती हूँ कि शायद लेजिस्लेचर ने भी ये भांपा कि हमारी सोसाइटी इतनी चेंज के लिए तैयार इमीडिएटली कभी नहीं होती, बट स्टेप बाय स्टेप हम जरूर इवॉल्व होते जाएंगे। बट आप जब सोसाइटी की बात कर रहे हैं, शायद कोर्ट्स को बहुत पहले लग गया था कि समाज भारत का वो बदल रहा है और तेज़ी से बदल रहा है। जब हमने LGBT को राइट्स दिए और उसके बाद जब सरोगेसी में अमेंडमेंट्स लाए, तो वो क्यों छूट गया पीछे? उनका अधिकार क्यों छूट गया? आपने एक तरफ तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया, लेकिन साथ ही संतान का सुख देने से मना कर दिया। ये क्या भेदभाव नहीं है? बिल्कुल है, एंड तभी मैं कह रही हूँ कि ये हमें कोई ना कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस करनी पड़ेंगी, जो कि मैं अक्सर करती भी रहती हूँ सोशल मुद्दों पे। शायद आज आपने मुझे आइडिया भी दे दिया कि यस, यू आर राइट, LGBT को डीक्रिमिनलाइज कोर्ट्स ने ही करा है, और कोर्ट्स भी वही करती हैं जिस डायरेक्शन में सोसाइटी मूव करती है। देखिए, एक चीज हमें हमेशा माननी पड़ेगी, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो लॉ बनाते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो बहुत ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल रहते हैं। right. वो एक प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं ले पाते चाह कर भी, तो वो हमेशा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं कि कहीं समाज, उनका वोट बैंक उनके खिलाफ ना हो जाए। कोर्ट्स हैं, वो चलती हैं समाज के साथ साथ, वो एवोल्यूशन को बहुत माइंड में रखती हैं, इन विच डायरेक्शन द वर्ल्ड इज हेडिंग। तो कोर्ट्स ने किसी स्टेज पे देखा कि ये शायद बहुत अब पुराने लॉज हो चुके हैं, हमें बदल, जबकि हमारे देश में आज हम बात करें तो पार्लियामेंट में भी बात आती है, प्रधानमंत्री बात करते हैं कि सारे पुराने लॉज को बदलने की जरूरत है, वक्त बदल गया है। तो आई थिंक ये भी एक एक करके परतें हटेंगी, ये भी बदलेगा और बदलना चाहिए भी। LGBT में भी अगर आपने उनको राइट दे दिया टू बी टुगेदर एज अ कपल,
तो क्यों ना उनको राइट मिले एक बच्चा अडॉप्ट करने का। शायद आई थिंक ये सबकी मानसिकता के लिए, फॉर देयर ओन मेंटल हेल्थ, इट विल बी वेरी गुड एंड आई एम श्योर विल कम आउट विद अ बेटर समाज अगर हम इन सबको भी राइट्स देते जाएंगे, बिकॉज इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ चैनलाइजिंग योर एनर्जीज। उनके पास भी बच्चा है, कोई सिंगल है, सिंगल लोग डिप्रेशन में जाते हैं, कोई शिज़ोफ्रेनिक बनता है, उनके पास एक बच्चा है, यू आर गिविंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप सोसाइटी को अगर दे पाएंगे तो व्हाई नॉट। आई थिंक ये तो सोसाइटी की एक अपनी ग्रोथ के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत जरूरी भी है एंड आई थिंक हमें ये करना ही पड़ेगा। और आज आपने बहुत अच्छा एक आइडिया दिया है, कुछ समय बाद हम शायद आपको ये खबर देंगे कि हमने किया। जी, आपकी ही बातों से एक और सवाल दिमाग में आया। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक और लैंडमार्क जजमेंट सुनाया था, हर महिला को गर्भपात का अधिकार दिया और इसका ऑर्डर पास करते हुए एक बात भी कही कि महिला अगर शादीशुदा भी है, विवाहित भी है या फिर अनमैरिड है तो भी उसको इक्वल राइट है जो है चाइल्ड के अबॉर्शन के लिए। फिर ये मैरिटल रेप को भी माना गया कि क्या इस पे और भी परिभाषित किया जा सकता है। ये इसको किस तरह से जोड़ेंगी आप सरोगेसी कानून को? बहुत ही अच्छे, आई थिंक आई एम एंजॉयिंग द डिबेट बिकॉज ये सारे चीज़ें इतनी इंटरट्वाइंड हैं और इनको अगर हम इकट्ठे जैसे आप ला रहे हैं उस तरह से अगर आई एम श्योर अगर कोर्ट को भी किसी ने इस तरह बताया होता या पार्लियामेंट में भी किसी ने इतनी, देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्लियामेंट में बहुत सारे मुद्दों पे एक अप टू द मार्क डिबेट नहीं हो पाती तो वो डिबेट के लिए लेट्स नॉट क्रिटिसाइज दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, बट ये एक फैक्ट है कि कोई इस तरह से डिबेट नहीं करता बिकॉज अगर ये डिबेट हो जाए तो शायद ही बहुत सारा कोर्ट्स का टाइम बच जाएगा एंड कोर्ट्स कुछ और कर लेंगी, ये सब नहीं करना पड़ेगा। बट जो आपने बात कही 200% इज करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अगेन अ प्रोग्रेसिव एंड प्रोएक्टिव स्टेप लेके कहा कि अ वुमेन हैज अ कंप्लीट राइट टू हर बॉडी। अगेन इफ शी हैज अ कंप्लीट राइट टू डिसाइड कि मैं अपने वोम में एक चाइल्ड को बियर करूं या ना करूं, तो वो कंप्लीट राइट सरोगेसी में मिसिंग हो गया क्योंकि सरोगेसी हमने अभी भी वही पैट्रियार्कल माइंडसेट से बनाया। हमने कोशिश तो करी कि हम कुछ दे रहे हैं सोसाइटी को, बट वो पैट्रियार्कल सेटअप से, माइंडसेट से, उतने कन्वेंशनल उसमें से अभी हम शेल में से निकल ही नहीं पाए कि हम और तो छोड़ो हम लिव इन कपल को ही दे दें जो सुप्रीम कोर्ट इतने सालों से कह रही है दे आर एज गुड एज हस्बैंड एंड वाइफ, हमने उसका भी राइट नहीं दिया। तो आई थिंक ये तो अच्छा है कि ऐसी डिबेट्स होती रहें, मुद्दे उठते रहें, तो उसमें इवॉल्व होने में उतना जल्दी होता जाएगा एंड सोसाइटी विल आल्सो स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग कि ये आपने क्या दोगलापन क्यों है कि एक तरफ आप ऐसी बात करते हो और दूसरी जब देने की बात आती है तो आप बहुत अजीब बात करते हो। तो आई थिंक ये women also will have to stand up and say I have to decide about surrogacy also। मतलब सरोगेसी अगर आप एक्ट पढ़े तो उसमें भी इतना रिस्ट्रिक्टेड है कि जो कपल है उससे रिलेटेड होनी चाहिए सरोगेट, फिर वो इस उम्र की होनी चाहिए, ऐसी हो वैसी हो। Who are you to decide कि ये हो? एक तरह से उसको आप कहो कि मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, ऑब्वियसली कोई माइनर का नहीं होना चाहिए। और द मोमेंट आप किसी ने किसी को शादी का राइट दे दिया कि वो अपना बच्चा पैदा कर सकती है तो वो किसी के लिए सरोगेट मदर भी बन सकती है ना। बिल्कुल। तो शायद ही बहुत सारी चीजें हैं, यू आर राइट, अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें जिनमें अभी बहुत इवॉल्व होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। बट मैं फिर भी कहूंगी कि अगर हम देखें तो हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं, हम यूएस से भी आगे हैं। हम विमेन को राइट अबॉर्शन का भी दे रहे हैं, हम सरोगेसी का भी कहते हैं, हम अमेरिका हमसे आगे, बट नहीं, बट इस मामले में हम कहीं आगे हैं। हमारी सोसाइटी, हमारी कोर्ट्स बहुत आगे इवॉल्व कर चुकी हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सरोगेसी कानून क्या है और कितना इसमें सुधार की ज़रूरत है। रीटा कोहली सीनियर एडवोकेट हमारे साथ बनी हुई है। रीटा जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने मैरिज की भी बात कही कि क्यों सिर्फ मैरिड कपल वही एलिजिबल है, जब सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका है कि लिविंग रिलेशन इलीगल नहीं है। बहुत सारी सरोगेसी से रिलेटेड ऐसे प्रावधान हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है, जिनके मसले जो है उनको डिस्कस किए जाने की ज़रूरत है, उनको कोर्ट को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। बल्कि मैं कहूँगी क्यों ना एक सिंगल पुरुष या फिर महिला सरोगेट चाइल्ड को जो है इसका रास्ता अपना सकती है।
नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एंड आई थिंक समवेयर अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन डालेगा तो कोर्ट ज़रूर इसको सारे एंगल से उसको अप्रिशिएट भी करेगी, क्योंकि जब आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव की बात करते हो और अगर आप उसमें एक सिंगल मदर को दे रहे हो या एक लिव इन कपल को दे रहे हो, तो जब आप सरोगेसी पे आते हो तो उसमें फ़र्क क्या पड़ रहा है? जब अगर वो ले सकता है और अ मेल कैन freeze his sperms और a female can freeze her eggs. What is it for? वो क्यों फ्रीज करेंगे? अगर उनको आप सरोगेसी का राइट ही नहीं दे रहे हो तो वो फ्रीज करके क्या उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कहाँ लेके जाने? तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक ये डिबेट्स होती रहें, ये मुद्दे खुलें, कोर्ट के पास भी आए। दी ट्रेजेडीज अभी तक क्यों नहीं कोर्ट में आए? क्योंकि लोगों को पता नहीं है, एक आम जनता में इसकी अवेयरनेस नहीं है। जैसे जैसे लोग अब ज्यादा इन चीज़ों को या इन मोड्स को यूज करेंगे फॉर देयर चिल्ड्रन, तभी वो मुद्दे आएंगे समाज में। देखिए, लॉ तो बहुत बन जाते हैं, वो सिर्फ सरोगेसी एक्ट की बात नहीं है, बहुत सारे लॉज बन जाते हैं जो किताबों में पड़े रहते हैं। उनमें से बहुत सी धूल झाड़ने की जरूरत होती है और जो वो छटती है जब वो मुद्दा उठ के समझ में आता है डिबेट के लिए, चाहे तो इस तरह की डिबेट हो, चाहे वो कोर्ट में कोई केस के रूप में आए। तो जब वहां बातचीत होती है फिर वो इवॉल्व होता है, फिर कोर्ट से भी कई बार डायरेक्शन जाती है टू दी लेजिस्लेचर टू रिकंसिडर, टू इवॉल्व। अगर आप इसमें सिंपल देखें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस का वो एक स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक केस में कि भाई ये औरतों की, लड़कियों की एक्सप्लॉयटेशन होती है, आप इस पे लॉ बनाइए। जी। उसके बाद विशाखा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर पार्लियामेंट में वो लॉ बना उतनी देर के बाद, और फिर आज की तारीख में वो यही जो रास्ता आपने बताया कि विशाखा के केस में क्या हुआ, कोर्ट ने पहले देखा कि इसकी ज़रूरत है, फिर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे, सरकार से कहा कि आप बनाइए। तो क्योंकि समाज जो है बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इसमें लग रहा है कि क्योंकि जनप्रतिनिधि जो हैं एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो शायद उनको लगता है नाराज़ हो जाएगा, चाहे वो मैरिटल रेप की बात हो, चाहे ये सरोगेसी कानूनों की, ये तमाम जो छोटी छोटी बातें हैं या फिर बड़ी बातें, मैं कहूँगी कि बड़ी बड़ी अड़चनें हैं संतान के सुख के लिए। क्या ये रास्ता कोर्ट से शुरू नहीं होना चाहिए? आई थिंक जो आप कह रहे हैं होगा भी ऐसा ही, ये होगा कोर्ट से ही। देखिए, पार्लियामेंट से एक आ गया, ये जो भी अमेंडमेंट के साथ जो उन्होंने परोसना था उन्होंने परोस दिया। अब उसमें से चाहे हम इसे मीन मेक कहें, चाहे इसका एनालिसिस कहें या इसकी एवोल्यूशन कहें, ये होगी ही कोर्ट से, बिकॉज जैसे जैसे लोग उसे यूज करेंगे उसके मुद्दे निकलेंगे तो कोर्ट पे आएंगे ही आएंगे। वो चाहे बच्चों के राइट की बात हो, चाहे वो सरोगेट मदर के राइट की बात हो, चाहे वो इंडिविजुअल की बात हो कि इवन इफ आई एम अनमैरिड, हु आर यू टू स्टॉप मी? मैं सरोगेट, कोई मेरे लिए सरोगेट बनने को तैयार है, आप मुझे क्यों रोक रहे हो? मेरे पास है कोई सरोगेट बनने के लिए, मेरी मेडिकल कंडीशन मुझे नहीं अलाउ करती, आप मुझे कैसे रोक सकते हो? मतलब मैं कभी मदर या मैं कभी पेरेंट बन ही नहीं सकता। अगर हम हर जगह पे हम जेंडर न्यूट्रल लॉज की बात करते हैं आज, तो इसमें हमने जेंडर न्यूट्रलिटी को भूल गए। तो आई थिंक यू आर राइट, बट ये वो भी आपकी बात ठीक है, शायद इसमें आएगा ही कोर्ट से रास्ता। ये हमारी कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स कहीं ना कहीं कहेंगी तो हमारी, बिकॉज अगर इसमें भी देखो तो कोर्ट्स ने कहा, लॉ कमीशन में डिबेट हुई, लॉ कमीशन ने पेपर तैयार करके पार्लियामेंट में दिया, वहां उस तरह से हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट में कोई इन मुद्दों पे उस तरह से डिस्कशन नहीं हो पाता। अगर डिस्कशन हो तो बहुत कुछ इवॉल्व होके वहीं से आ जाएगा, बट वो क्योंकि वो पार्ट रह जाता है तो वो फिर आपके हमारे जैसे लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है कि हम उसको चाहे तो पार्लियामेंट में उससे कराएं, कोर्ट के थ्रू कराएं, और या फिर एक डिबेट करके एक जन प्रतिनिधित्व वैसा बनाएं कि लोगों की आवाज उतनी स्ट्रांग उठे कि पार्लियामेंटेरियंस को दे आर फोर्स्ड टू ब्रिंग अबाउट सच लॉज। जी, अगर जहाँ तक मेरी समझ है भारतीय समाज को लेकर कि तेज़ी से हम बदल रहे हैं, 10 साल पहले की जो भारतीय समाज की तस्वीर थी और 10 साल बाद अब 2022 में जहाँ हम खड़े हैं, इसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। लिविंग कपल्स जो है उनकी तादाद बढ़ गई है और सिंगल वुमेन की तादाद, अब लोग अविवाहित रहने का भी जो फैसला है पहले के मुकाबले ये ज़्यादा सामने आ रहे हैं ऐसे संख्या। तो उम्र की पहली बात मैं तो ये समझूंगी कि महिलाओं का 35 साल से ऊपर ही जो है सरोगेसी के लिए एलिजिबल होना, ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि डिबेटेबल है। बिल्कुल सही। मेडिकल कंडीशंस में अगर हम देखें तो अगर आपने लड़कियों को एक मैरिजेबल एज, वोट की एज, मेजॉरिटी की एज, प्यूबर्टी की एज एंड मेडिकल कंडीशंस, आप अगर ये कहिए
कि टिल अ मेडिकल एक्सपर्ट सर्टिफाइज यू टू बी ए मदर, राइट, आप ना करो, एक एक्सेप्टेबल है। आप ये कहने वाले कौन हो गए पार्लियामेंट में बैठ के कि 35 साल के कि 55 साल के, है ना? आप एक मेडिकल उस पे छोड़ दो ना। कोई गायनेकोलॉजिस्ट एग्जामिन करके कहे ओके शी इज फिट टू बी ए सरोगेट मदर, गुड इनफ, एक्सेप्टेबल। बट मैं पार्लियामेंट में बैठ के मुझे साइंस का एबीसी पता नहीं है, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट विमेन बायोलॉजी, और मैं कहूँ ये इससे इतनी उम्र तक का एक्सेप्टेबल सा नहीं लगता, क्योंकि ये कोई ना कोई उठ के 30 साल का आके कहेगा आई एम रेडी टू बी ए सरोगेट मदर, हु आर यू टू स्टॉप मी। और ये ऐसा हुआ है। ऑर्गन डोनेशन में भी बहुत कुछ होता था कि आप सिर्फ पहले मेडिकल किडनी के, हमने खुद ने केसेस करे हैं, किडनी डोनेशन के लिए कोई तैयार है, नहीं जी ये सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं ये तो इसका रिश्तेदार नहीं है, ये लगता नहीं है रिश्तेदार नहीं है, तो उन्होंने परमिशन ही नहीं देनी। कितने केसेस कोर्ट से हुए वेयर कोर्ट्स आर टू इंटरवीन कि यार बंदा मर जाएगा, तुम अपने कागजी कार्रवाई में खत्म नहीं करते हो। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये आएगा कि अगर सपोज आई एम मैरिड और मेरा कोई रिश्तेदार है, वो 32 साल की है, वो 30 साल की, शी इज रेडी टू बी द सरोगेट मदर, अब मैं 35 साल तक इंतजार करूं, शी इज फिट टू बी अ सरोगेट मदर, तो फिर कहीं ना कहीं अगर मैं कोर्ट जाऊंगी तो कोर्ट कहेगी कि 35 का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये 30 क्यों नहीं हो सकता, ये 25 क्यों नहीं हो सकता। सो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आई थिंक मैंने जैसे कहा इश्यूज आएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट्स उसको ठीक करेक्ट करेंगी ही करेंगी, बट ये सारी करेक्शंस इसकी कोर्ट में ही होगी। एक और प्रावधान है इस सरोगेसी कानून का जिसको डिबेटेबल कहा जाता है, दैट इज सेकंड चाइल्ड, कि आप सिर्फ एक ही बार जो है सरोगेसी के थ्रू जो है बच्चा संतान जो है कर सकते हैं, दूसरे संतान के लिए इस आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन कई परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ होती, या तो पहला बच्चा जो है वो स्वस्थ नहीं होता, या फिर उसकी जान को जो है कोई बड़ा सीरियस थ्रेट रहता है, इस तरह की जो कंडीशन होती है। ऐसे मामलों में देखा गया है कि वो जो कपल है वो काफ़ी मानसिक यातना से जो है दो चार होता रहता है, लेकिन ये कानून उसको इस सरोगेसी चाइल्ड का जो राइट नहीं देता। बिल्कुल सही है आपकी बात, और मैं तो उसको आपकी बात से भी एक स्टेप आगे लाऊंगी कि शायद अगर हम अपने हिंदू समाज की ही बात करें, अपनी सभ्यता की बात करें, और एक हमारी कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल फैमिली की बात करें, एक भाई एक बहन परिवार पूरा करता है। हम तो शुरू से बचपन से सुनते हैं हम दो हमारे दो, किसी ने ये नहीं कहा हम दो और हमारा एक। हाँ। तो हमारा तो ये कंट्री हमारा एक वाला है ही नहीं, हम तो वैसे ही हमारे दो के हैं। हमारे तो कोई त्योहार ही नहीं पूरा होता जब तक बहन भाई घर पे ना हो। बिल्कुल। तो शायद ये समाज के लिए सबसे पहले एक कंप्लीट होलिस्टिक ग्रोथ एंड एक कंप्लीट फैमिली के लिए नेसेसरी होगा। शायद वो ये कह देते कि एक लड़का है तो दूसरा लड़का मत लो, या एक बेटी है तो दूसरी बेटी ना लो, तो शायद ये लगता कि ओके वो कहीं ना कहीं कोई बैलेंस करने की जरूरत करे। बट वन चाइल्ड सिंगल चाइल्ड हमारी कोई नेशनल पॉलिसी है नहीं, वी आर नॉट लिविंग इन चाइना, तो ये चीज एक्चुअली गलत है। मैं तो कहूंगी एक होलिस्टिक ग्रोथ फैमिली के लिए अगर मेडिकल कंडीशन कह चुकी है कि कपल कैन नॉट बेयर अ चाइल्ड, राइट, तो आप उन्हें 2 बच्चों का तो दे दो, 2 बच्चों का तो वैसे ही दे दो। और जो आपने बात कही वो तो बिल्कुल ही स्टेप अहेड है कि सपोज एक चाइल्ड की कुछ देर के बाद एक्सीडेंटल कोई हो, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, ही इज नो मोर, आई बीन डिप्राइव्ड, आई अगेन हैव टू गो टू द कोर्ट से कि जी मैंने किया था, एक्ट तो कहता है आपको अलाउड ही नहीं है, अब आप मुझे परमिशन दो क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया। तब वो होगा, ये कोर्ट परमिशन ग्रांट करेगी और कोर्ट कहेगी ये क्या है। और वही किसी की मेडिकल कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, दे कैन बी ऑल अम्पटीन नंबर। आप ये कहिए कि जो बोर्ड है, जो कमेटी है, दे विल एग्जामिन देयर फैमिली एटमॉस्फेयर, होलिस्टिक है, पर एटलीस्ट 2 चाइल्ड का होना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्द लौटते हैं एक और सवाल के साथ, उसका जवाब ढूंढेंगे रीटा कोहली जी से। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ और हमारे साथ बनी हुई है सीनियर एडवोकेट रीटा कोहली। रीटा जी, एक और जो सवाल है वो बहुत ही संवेदनशील है, वो कितना सही होगा कितना सही नहीं होगा। प्राइवेसी जो है, मेरा बच्चा वो सरोगेट है या फिर मैंने खुद उसको जन्म दिया है और मैं समाज को नहीं बताना चाहती हूँ कि ये सरोगेसी के ज़रिए मैंने ये जो संतान है वो मेरी है। ये प्राइवेसी कितनी जो है एक सेंसिटिविटी यहाँ पर होनी चाहिए? नहीं, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, इट्स अ कम्प्लीटली प्राइवेट मैटर और राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है।
तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको बिल्कुल एक हमारा राइट देता ही है कि प्रिवेसी इज माय राइट। जहाँ तक एक सरोगेट चाइल्ड का सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नॉर्मल सरोगेसी आज की तारीख में है वो वही है कि अगर बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एग स्पर्म एंड जाइगोट बना, एम्ब्रियो वो हो गया, आपने इंसर्ट कर दिया। अब उसमें किसी का अगर सपोज एनी लेडी हैज अ पर्सनल एग और समबडी गिव्स अ पर्सनल स्पर्म, तो उसमें तो आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, द चाइल्ड इज एज गुड एज योर्स एंड यू डोंट नीड टू अनाउंस इट टू द वर्ल्ड। कहीं भी ये कोई नहीं कहता, आपका प्राइवेसी इज कंप्लीटली इंटैक्ट। आपको कहीं लेबल नहीं करना कि ये मेरा बायोलॉजिकल चाइल्ड ऐसे है, नॉर्मल प्रोसेस से है। जैसे नॉर्मल भी एक नॉर्मल डिलीवरी है, एक सिजेरियन डिलीवरी है। कभी कोई बताया नहीं जाता कि ये बच्चा सिजेरियन हुआ था या मैं कैसे पैदा हुई थी, दैट इज अ पर्सनल मैटर। सेम वे इट्स अ सरोगेट चाइल्ड, आपने कैसी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके बच्चा हुआ है, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट दैट। बट यस, आपका जो इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये फ्लॉ सरोगेसी एक्ट में जरूर है, जो अगेन आई विल से कि जो कहीं ना कहीं जरूर उठेगा, क्योंकि उसमें जो पेरेंट है, इंटेंडेड कपल है, उसको सबसे पहला ही उसका प्रोविजन उसको अलाउ ही तब करता है एक्ट जब आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से एसेंशियलिटी का सर्टिफिकेट लेके आते हैं, जहां वो ये कहे बोथ ऑफ यू आर अनएबल टू बियर अ चाइल्ड। राइट। अब दैट्स अगेन समथिंग एक्सट्रीमली पर्सनल। मैं एक सर्टिफिकेट लेके घूमता फिरूं कि भाई हियर इज माय सर्टिफिकेट, दिस इज कंडीशन नंबर 1 complied with, now you allow me to go in for a surrogate child. You are absolutely correct. I don't think it actually should be, as long as it's our personal right. और अगर लोग मान लिया, अब आपने इतने सारे सेलिब्रिटीज की भी बात करी, इतने सारे सेलिब्रिटीज गो इन फॉर सरोगेट पेरेंटहुड, उनमें कितनों ने सर्टिफिकेट लिए होंगे कि वी आर इनकॉम्पिटेंट टू बियर अ चाइल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ माई कन्वीनियंस। प्रियंका चोपड़ा ने वहां पे भी सरोगेट मदर है, उसने कहाँ से ये लिया कि शी इज इनकेपेबल ऑफ बियरिंग? इट्स जस्ट दैट उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, उनका वर्किंग ऐसी है, दे कांट अफोर्ड टू टेक दैट काइंड ऑफ टाइम ऑफ, और दे डोंट वांट देयर बॉडी टू बी ऑन bearing this absolutely motherhood. That is their personal decision. So why should anybody else interfere in my personal decision? अगर जैसे आपने पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया my body, my right, my privacy. If I know when do I want to abort my child or not abort my child, or bear a rent a womb or not, then let it be my own personal, कि अगर मैं सरोगेसी से बच्चा लेना चाहती हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए ना इसको हमारे लिए। Whether I'm fit to bear it or not. Absolutely, ये फिटनेस छोड़ दो, it could be my personal choice also, it could be I am a professional, मेरी प्रोफेशनल कंपल्शन हो सकती है कि मैं इतना टाइम ऑफ वर्क हो ही नहीं सकती। मेडिकल कंडीशन इज वन पार्ट, मेरी प्रोफेशनल कंपल्शन भी तो हो सकती है कि मैं इतना ऑफ ही नहीं ले सकती हूँ। सो आई थिंक वी नीड टू रिस्पेक्ट एवरीबडीज personal choices to a little more extent. But again, I would end everything with the saying we are a evolving society. हम अभी evolve हो रहे हैं, बहुत से बड़े डेवलप्ड देश इवॉल्व नहीं हुए हैं। अब अमेरिका को यहाँ पर बिल्कुल अटैक कर रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा माइंडसेट ऐसा है, अमेरिका बहुत डेवलप्ड है, हम तो डेवलपिंग हैं, वो हमसे बहुत आगे है, हम तो पीछे हैं। मैं बार बार आपके शो के माध्यम से दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगी, बहुत सारी चीजों में इंडिया बदल रहा है, इंडिया बदल चुका है, और हम हर प्रोग्रेसिव चीज के लिए ओपन हैं। हमारी पार्लियामेंट, हमारी कोर्ट्स बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं, बहुत ही वो रेडी हैं टू टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स। द ओनली थिंग इज उन्हें दिखना चाहिए कि इट्स अ डेवलपमेंट मॉड्यूल, इट्स अ एवोल्यूशन एंड इट इज गुड फॉर सोसाइटी। दे आर ऑल ओपन। सो समवेयर हम अपना माइंडसेट भी चेंज करें कि इंडिया हमसे कहीं आगे चला गया है। अमेरिका से बहुत आगे चला गया, अमेरिका से बहुत आगे, एंड पर्टिकुलरली इन मुद्दों पे, बिल्कुल इन पर्टिकुलर मुद्दों पे, महिलाओं के मुद्दों पे, हमारे पर्सनल राइट्स पे हम शायद कहीं आगे हैं, और हमारी कोर्ट्स बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है। अब मैं समझना चाहूँगी कि सरोगेसी कानून की कुछ खास प्रावधान जिनको जल्द ही निकट भविष्य में ही जोड़े जाने की ज़रूरत है, और इस पर कोर्ट को संज्ञान लेने की भी ज़रूरत है।
कुछ खास बिंदु क्या आपको सबसे लगता है? पहले सरोगेसी में राइट टू एवरीवन है ना, सिर्फ हम उसको मैरिड कपल ना छोड़ के हम उसके लिए हर एक के लिए ओपन करें, फिर कोई भी सरोगेट बन सके, फिर हम उसका प्राइवेसी को वो हटा दे। आप सरोगेट मदर की मेडिकल एक्सपेंस को जरूर बचा के रखो, आप सरोगेट मदर का इंश्योरेंस जरूर रखो, आप उस चाइल्ड का जो डिसेबिलिटी है, कहीं कोई स्पेशल चाइल्ड तो नहीं है, वो सब जो देखना है, वो सारा कुछ सरोगेट मदर का पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद उसका जो मेडिकल कंडीशन है उसको प्रोटेक्ट करिए। आप बिल्कुल सब कुछ प्रोटेक्ट करिए, उसको इम्प्लीमेंट कराइए बहुत जोर से, क्योंकि इसमें जो क्रिमिनलाइजेशन की भी है वो सारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। आपका 5 ईयर्स से 10 ईयर्स तक की वो है जेल टर्म्स हैं आपका, अगर आप गलती एक के बाद दूसरी बार करते हो, एक बार 5 साल है तो फिर 10 साल है। तो ये जो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करिए, और ये इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं आपको समाज को साथ लेके करनी है। सिर्फ ये कहना कल को कोई एक केस पुलिस के पास फाइल कर दे और हम सोचे पुलिस सब कुछ करने के लिए समर्थ है, वो गलत है। लेट देयर बी अ कमेटी, मेडिकल एक्सपर्ट्स हो, सोशल पीपल हो, एक्टिविस्ट हो, हु अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस, देन उसमें आप मेडिकल एक्सपर्ट ला रहे हो, उसमें आप पुलिस को ला रहे हो, वो एक अलग है। तो आई थिंक इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है, बट आई वुड अगेन से रिफॉर्म्स भी आते जाएंगे जैसे जैसे लोगों में एजुकेशन आएगी। और जैसे आप शो कर रहे हैं तो शायद ये एक बहुत बढ़िया एंड फर्स्ट स्टेप तरीका है एजुकेटिंग मासेस। जब वो एजुकेट होंगे वो इसको यूज करेंगे, और कोई यूज करने आएगा वो खोलेगा, वो कहेगा अच्छा मुझे यूज क्यों नहीं अलाउड, आई विल गो टू द कोर्ट, आई ऑल्सो हैव अ राइट। तो जब वो राइट की बात आएगी तो शायद ये बहुत अच्छे से इवॉल्व होता जाएगा। इवॉल्व के लिए एक कंसर्न जो समाज में देखा जाता है ऐसे बच्चों के लिए जो कि बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होता, एक सोशली जो एक्सेप्टेंस है, आपका जो नेबर है या जो आपके रिलेटिव है, ऐसे बच्चों को किसी ना किसी तरीके से नेगेटिवली उनको बताते हैं कि आपके ये रियल माता पिता नहीं है। इस तरह के भी जो कंसर्न है शायद जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनके मन में रहता है। आई थिंक उनके मन में ज़रूर रहता होगा, क्योंकि जब अगर हम अपनी एवरेज एज देखें ऑफ पार्लियामेंटेरियंस तो शायद आई थिंक उसमें भी, जैसे आपने कहा समाज बहुत जल्दी बदल रहा है तो शायद वहाँ भी बदलने की ज़रूरत है। बट आई थिंक जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है और उसमें शायद हम अपने आप को अगर इंक्लूड करके भी बात करें, क्योंकि मेरे आसपास भी बहुत लोग ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे हैं जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं होंगे, बट आई डोंट थिंक कि हमारे नज़रिए में कोई फ़र्क आया है। बट येस यू आर राइट, छोटे शहर हैं, एक्सपोजर कम है, उनको वहाँ वो बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है अभी एडॉप्शन भी उतना एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है जो आपने कहा कि वे तो बाहर का बच्चा है, ये तो कभी अपना हो ही नहीं सकता। फैमिली में एक्सेप्टेंस का अभी टाइम लगेगा। आई थिंक ये सारी चीजें फिर एक धीरे धीरे माइंडसेट चेंज होता है, और जैसे जैसे ये एवोल्यूशनरी लॉ आएंगे, डिबेट्स होंगी, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी भी वैसे ही बनती है कि अगर वो कर सकता है, अगर करण जौहर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर शिल्पा शेट्टी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। आई थिंक हमें बहुत सारी चीजों में सेलिब्रिटीज को देख के हम अपने आप को एप करने की वो कोशिश करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसी प्रोग्रेसिव चीजों में ये सेलिब्रिटीज एक स्टेप आगे जाके समाज को भी लेके जाती है रोल मॉडल बन के। बहुत बहुत धन्यवाद रीटा जी आपका, और आपने सरोगेसी कानून को लेकर इतने विस्तार से और आसान शब्दों में, आसान भाषा में हमें बताया और हमारे दर्शकों को भी बताया। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को बहुत ही जानकारी जो है, सटीक जानकारी और पूरी जानकारी, एक विस्तारपूर्ण जानकारी उन्हें मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। तो फिलहाल आज के लिए चर्चा द ट्रुथ में बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी और बड़े मुद्दे के साथ, किसी बड़ी शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।